ये देखें IS 38 का सवाल हमने किया हुआ ये वाला। ये इसमें आना होना होता कोई नहीं, आज कल शुगर लगाया इसने। अच्छा, ये सवाल किया हुआ है आप लोगों ने, ड्यूरिंग द ईयर ज़ीब्रा लिमिटेड एंड ब्ला एंड ब्ला। ठीक है, लेटेस्ट टाइम का सवाल निकालें वॉल्यूम 2 में से, पेज नंबर 377। The following information pertains to कल वाला होमवर्क किया किसी ने पूरी क्लास में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने। आसान ही था वो तो, मैं तो कुछ था ही नहीं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू, कल बड़ी ज़बरदस्त किसी ने उर्दू लिख के भेजी थी 2-3 लोगों ने। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर सका, सर को जाने का टाइम नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू वेरियस इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ बायोडीजल लिमिटेड। बायोडीजल लिमिटेड स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन इन मई 2024। मेरा नहीं ख्याल इस पे वेबसाइट कॉस्ट लगाने की जरूरत है, बस ये इंटरनली जी बैठे आप जरा हाइब्रिड से हैं। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर जो है वो देखें इधर, एक मिनट पहले इधर देखें जरा, स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन, तो मेरा नहीं ख्याल इस पे वेबसाइट कॉस्ट लगाने की जरूरत है। वेबसाइट तो वेबसाइट होती है और मोबाइल एप्लीकेशन होती है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट कॉस्ट वाला सफ़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। तो मई 2024 हमारा साल है या पिछला साल है? पिछला साल है, क्योंकि हमारा साल तो 31 दिसंबर 25 है। द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड: कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ एप्लीकेशंस, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज। बताएं, कैपिटलाइज करेंगे एक्सपेंस में डालेंगे? अभी पीरियड ना पढ़ें, एक्सपेंस की नेचर पहले बताएं। एक्सपेंस में डालें फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्या फीचर डालें क्या वो डालें। ये प्लानिंग टाइप जो चीजें होती हैं ना सारी इनटेंजिबल्स में, ये एक्सपेंस में जाती हैं। डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, ये बताएं, कैपिटलाइज होगा, लेकिन आगे फिर देख लेंगे कितने महीने के लिए। कोर एप्लीकेशन कोडिंग, कैपिटलाइज। टेस्टिंग हमेशा कैपिटलाइज होनी है। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ अगर लिखा होता ना आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, वो शायद मैं कह सकता था एक्सपेंस में जानी है, लेकिन टेस्टिंग तो कैपिटलाइज होनी है। ये क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, वो एक्सपेंस में जाएगी। ये क्वालिटी एश्योरेंस है टेस्टिंग के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस, तो इट इज टेस्टिंग बेसिकली। पोस्ट गो लाइव एनहांसमेंट, बाद में एनहांसमेंट की। एनहांसमेंट के बारे में ये रूल है कि अगर ये एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ा रही हो तब कैपिटलाइज होती हैं, और जब ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं ला रही होती, इसलिए इनको एक्सपेंस में डालना है। देखने में एनहांसमेंट लफ्ज है, लेकिन उसके साथ लिखा होना चाहिए था कि ये एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ा रही हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज, यही तो कैपिटलाइज करनी होती है मेन चीज, लेकिन अब कैपिटलाइज करना कितना है? प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है पिछले साल मई 2024 में। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट इन हमारा साल, तो द एप्लीकेशन वाज रेडी फॉर यूज ऑन 31 मई। आप बताएं किस दिन हमने साइंसदानों को निकाल दिया लैब से? 31 मई। मुझे तो भूल गया, मैं बहुत पुरानी बात है। मेरे ख्याल से इस तरह की हमको डायग्राम बनाते होते थे, ये फिर ये और फिर ये। आप बताएं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछला साल और जनवरी हमारा साल, इसके खर्चों को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने के खर्चों को क्या करेंगे? कैपिटलाइज। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सारे ही खर्चे ये प्रोजेक्ट जो है वो 13 महीने चला है। मई 24 को बीच में डालेंगे ना, तो मई 24 को बीच में डालेंगे और ये मई तो वैसे ही बीच में डालना पड़ेगा, तो ये प्रोजेक्ट 13 महीने चला है। मैंने आपको वैसे ये भी आदत डाली थी। देखो क्या हो रहा है, वो फिर दोबारा कोई यार नचना तो नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहां से लेके यहां तक कितना अरसा हुआ?
9 महीने, और यहां से लेके यहां तक तो टोटल कितने महीने चले। लेकिन ये नहीं कि सबको 13 से डिवाइड करें, यही तो स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट है, सबको 13 से डिवाइड नहीं करना होता, देखना होता है कौन सी कॉस्ट कितना अरसा चली। ये तो वैसे ही एक्सपेंस में जाने। अच्छा, ये अक्टूबर से अप्रैल तक चली है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय फरवरी मार्च अप्रैल, समटाइम्स इग्नोर द थिंग्स, डिवाइड बाय 7 आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 7 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा फरवरी मार्च अप्रैल, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, वट एवर इट मे बी, लीव इट। इट इज मार्च अप्रैल मई, तो ये तो सारा सेफ जोन में है, मार्च अप्रैल मई, तो ये पूरा का पूरा ही कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा मई, ये तो वैसे ही एक्सपेंस में जाने, ये भी एक्सपेंस में जाने, और मई जून, इग्नोर प्लीज, मना भी करते हैं बच्चों को। मई जून तो पिछले साल का मई है, पिछले साल का मई है, और पता नहीं जून में क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं, बरकत के लिए दे रहे हैं, उनके जाने के बाद उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, तो जून की तनख्वाहें तो प्लीज इग्नोर करेंगे, चाहे उसने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हुआ है फिर भी। व्हेन द प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड सो देयर इज नो तुक ऑफ जून तनख्वाह। वो तो करेंगे, वो तो करेंगे, जाहिर बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूं जून की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूं जून की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब मई से लेके जून 25 तक गिनना है, मई जून 2 महीने हो गए, आगे तो फिर 12 डाल लें, 14 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय, बी कॉन्फिडेंट, उधर से जून निकाल दें और उधर से मई से लेके 31 जनवरी निकाल दें, तो पीछे जो जाके बचेंगे वो बचेंगे सिर्फ 4 महीने। कौन से 4 महीने? वो फरवरी मार्च अप्रैल मई। असल में हमारा टारगेट है ये फरवरी से मई, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो भी कॉस्ट आ जाती। अब अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि इसको जो है वो आपने अमोर्टाइज कैसे करना है। तो लाइफ देख लें, बट वॉज पुट इन टू यूज ऑन, इसलिए ये सवाल नहीं कराया जा रहा कि ये एडजस्टमेंट तो इस दफा नहीं आनी, जरा IAS 38 हल्का फुल्का सा रिवाइज हो जाएगा, तो छोटी मोटी बातें, मतलब ये वाली डायग्राम में आपको रिवाइज करानी थी, ये और ये कहानी चल रही होती है, और ये पीरियड देखना होता है, फिर लेट आने पर डिसीजन लेना होता है। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन इज 3 years, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 years पे। लेकिन प्लीज ये नहीं देखा जाता यूज कब किया, ये देखा जाता है कब अवेलेबल फॉर यूज है। तो डेट्स वाई अमोर्टाइजेशन आएगी 7 महीने की ना, दिसंबर ईयर एंड 7 महीने इंटू 7/12। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि इसने एक्वायर्ड भी टेस्ट कर लिया। एक होता है इंटरनली जनरेटेड, ऑडिट की क्लास खत्म हुई अभी कितनी देर पहले, अभी बिल्कुल ठीक है। IAS 38 की एडजस्टमेंट 1 डिस्कस किया, लेकिन उसका अगली से ताल्लुक नहीं है, मादरत, मुझे तो पता भी नहीं था। पेज 377, ओके। एक्वायर्ड ERP सॉफ्टवेयर ऑन 1 जनवरी 25, किताब निकाले बगैर तो देखो, फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड, पेमेंट टू ERP वेंडर, यही तो कॉस्ट होती है असल, और सबसे ज्यादा कॉस्ट भी यही है 49 मिलियन। असल में तो सॉफ्टवेयर बाय की है, तो यही तो कॉस्ट होती है। इररिकवरेबल सेल्स टैक्सेस या रिफंडेबल सेल्स टैक्सेस? इररिकवरेबल। भाई IT इक्विपमेंट टू रन सॉफ्टवेयर IAS 16 में जाएगा। कौन बोला इसकी डेफिनेशन? जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं माय डियर कि इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल बड़े अच्छे टाइम पे पूछ लिया है। ये कह रहे हैं कि IT इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जाएगी इसकी कॉस्ट में सॉफ्टवेयर की। एक बात याद रखिएगा
कि जब आप इंटेंजिबल क्रिएट कर रहे हो तो दो काम करने हैं आपने। क्रिएट, ये लेट आए हैं, इन्होंने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा था, लेकिन सवाल इन्होंने अच्छा पूछ लिया इसलिए मैंने डिस्कशन कर ली इससे। बहुत अच्छा सवाल टाइम पे आ गया। अगर आप इंटेंजिबल क्रिएट कर रहे हैं तो दो एहतियातें करनी है। वो दो एहतियातें क्या करनी है ये सारी आपको पता है। पहली एहतियात, आपने बोरोइंग कॉस्ट उस सरसे की कैपिटलाइज करनी है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, अच्छा खासा टाइम ले क्रिएट होने पे। और दूसरा, आपने उस फेज में लैब इक्विपमेंट के एसेट्स की डेप्रीसिएशन भी उसमें डाल के कैपी। लेकिन अगर एक चीज परचेज हो रही है तो परचेज होने में दूसरा इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहा, बल्कि मजे की बात यह है कि ये जो बना बनाया सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, इसको चलाने के लिए आपको कोई हार्डवेयर चाहिए, तो ये उसके बनाने में इक्विपमेंट यूज हो रहा है या बाद में उसके चलाने में यूज हो रहा है। थैंक यू करें सारे भाई को, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है रिवाइज करवा दिया हमारा। तो याद रखिएगा, लिखें इधर, आईटी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं कैपिटलाइज होनी थी क्योंकि ये तो परचेज्ड सॉफ्टवेयर है। लिखें, आईटी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन इस सॉफ्टवेयर में कैपिटलाइज नहीं होनी थी। वजह बताएं, पेज नंबर बताएं ना, उनको ख्याल रखा करें। आईटी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं होनी थी क्योंकि सॉफ्टवेयर परचेज्ड है, इंटरनली जनरेट नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर लाइफ, वैसे उसने अल्लाह का शुक्र है दी नहीं थी, अगर दे भी देता तो फिर इग्नोर करनी थी। कस्टम वर्कफ्लोस कोडेड इनटू ईआरपी सिस्टम, ये तो मेन चीज है, मतलब हमें लग रही है। ये तो कैपी ट्रेनिंग कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करनी। पोस्ट मॉनिटरिंग एंड पैचिंग। मॉनिटरिंग मींस के देखना सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, पैचिंग मींस दूसरी एप्स के साथ हल्की फुल्की पैचिंग करते रहना। एनुअल क्लाउड होस्टिंग, ये लाइन लगाओ भाई इधर, क्या तस्वीर खींचो। एनुअल क्लाउड होस्टिंग फीस, ये जो भी एनुअल फीस होती है ना, दीज ऑल आर एक्सपेंस्ड। वो पीछे बैठा हुआ था ना, इसलिए जल्दी आ गया ऑडिट की क्लास से, तो सरासे के पास बैठा हुआ था, इस वजह से लेट आया। अच्छा चलें भाई आए हैं, फिर फ्रेश एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। 3 जल्दी से किताब निकाल लें। अब जी लाइफ बताएं, ये खरीदा कब है? 1 जनवरी 25 को। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2025। द सॉफ्टवेयर हैज परपेचुअल वैलिडिटी, यानी इनडेफिनेट लाइफ। However, BL estimates that software is unlikely to deliver meaningful value by beyond 6 years. तो आप बता दें 6 years ले लें या indefinite ले लें? बस 6 years, मतलब ऑब्सोलेसेंस हो जानी है तो फिर 6 years लाइफ ले लीजिएगा। और अमोर्टाइजेशन इसकी कब से शुरू करेंगे? वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल से। चलें जी, फ्रेश माइंड के साथ निकालें लेट आने वाले हजरात। IS 38 हम डिस्कस शुरू किया हुआ आज, पेज 377.3। ये जो है ना कॉन्सेप्ट, हमने किस एंगल से दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है? पढ़ें जरा। किस एंगल से दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है? लेट आने वाले स्पेशली किस एंगल से किसी और स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है? मतलब दूसरे स्टैंडर्ड का नाम बताए ना, ये तो IS 30, IFRS 15। मैं अगर लाइसेंस क्या कर रहा हूं भाई, लिख देना है, पढ़ के बता दिया करें, इससे आसान सी बात होती है। आप मैं कहते हैं सर ने पूछ लिया, कुछ चक्कर होगा। मैं क्या कर रहा हूं लाइसेंस, तो दूसरा सेल करा होगा, दूसरा क्या करा होगा? सेल करा होगा। तो ऑन 2 जनवरी BL acquired a license for 120 million for a period of 5 years. इस लाइसेंस की लाइफ 5 years है। BL made initial payment of 20 million and the remaining amount is payable in 2 equal installments of 50 million each on 1 जनवरी 26 and 1 जनवरी 27। आप बताएं सेलर के एंगल से, is there significant financing component? Yes, because the time between the delivery of software and the payment is very significant. तो वो क्या कर रहा होगा? वो कह रहा होगा कि मुझे प्लॉट करके 3 दफा कैश आना है, मुझे 20 मिलियन कैश इधर आने हैं और उसके बाद मुझे 50 मिलियन आना है, टोटल 120 मिलियन आने हैं।
तो इसको हम कहते थे क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? बताएं ना, पैसे फौरन आ रहे हैं या बाद में आएंगे? तो क्रेडिट सेल का सवाल होता था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का क्रेडिट सेल। तो ये क्रेडिट सेल का सवाल है IFRS 15 के एंगल से। तो IFRS 15 में क्या करते होते थे, 20 को यहीं रखते थे, 50 की पीवी निकालते थे, और 50 की पीवी इस 50 को 1 साल पीछे, इस 50 को 2 साल पीछे, और वो बंदा इस प्राइस पे सेल बुक करता था। अब लेट आने वालों से मेरा ये सवाल है, इधर देखें एक मिनट, कि मैंने इंटेंजिबल खरीदा 120 मिलियन पे करके, 20 मिलियन आज दे दिए, 50 मिलियन 2-2 सालों में ईच करके देने हैं। लेकिन सवाल कह रहे कि इसकी कैश इक्विवेलेंट कैश प्राइस है लाइसेंस की 104 मिलियन। आप बताएं मैं इसकी कैश इक्विवेलेंट प्राइस लूं या मैं इसकी जो है 120 मिलियन प्राइस लूं? कैश इक्विवेलेंट। इसकी कौन सी प्राइस लूं? कैश इक्विवेलेंट। तो इंटेंजिबल बताएं कैपिटलाइज किस पे होगा? 104। ये अच्छा सवाल नहीं आया आई कैप में, अच्छा सवाल वो आया था जो मैं आपको खोल के दिखाने लगा था। जो हजरात लेट आए हैं, इंटेंजिबल्स की पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट्स में की है। इंटेंजिबल की पेमेंट हमने किस में की है? इंस्टॉलमेंट्स में की है। अच्छा सवाल ये है, लिखें क्वेश्चन 7 पेज 1102 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन से, ये इसी सवाल के ऊपर लिखे ना, इसी एडजस्टमेंट के आगे, इस एडजस्टमेंट के आगे। क्वेश्चन 7 पेज 1102 वॉल्यूम 1। ये देखें, ये ज्यादा अच्छा सवाल था। कैसे? जो लेट आए हैं वो स्पेशली देखें। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड बाय ज़ीब्रा लिमिटेड, ये हमने सवाल किया था क्लास में। 1 अप्रैल को हमने लाइसेंस एक्वायर किया 86.3 मिलियन का, जिसमें से 50 मिलियन वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इज पेएबल ऑन 2 साल बाद। लेकिन इस सवाल में कैश इक्विवेलेंट प्राइस नहीं दी हुई थी कि अगर आज ले लो तो इतने का मिलेगा। बताएं ये पैसे आज हैं या ये पैसे 2 किस्तों में पे होने हैं? 50 मिलियन अभी पे हो जाना है, बाकी 36.3 2 साल आगे। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, और नीचे जाके क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट रेट। इसका फायदा क्या होगा कि हम 50 मिलियन को यहीं रखेंगे और 36.3 को डिस्काउंट करके 2 साल। इस सवाल में डिस्काउंट रेट क्यों नहीं दिया हुआ? इस सवाल में डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ जो इस अटेम्प्ट में आया। हाँ, इस सवाल में कैश इक्विवेलेंट प्राइस दी हुई है। यहां पे लिखें, ये प्राइस इसलिए दी है कि डिस्काउंट रेट नहीं दिया। आप बताएं मैंने पेमेंट कितनी करनी है? नहीं, मैं कितनी अमाउंट पूछ रहा हूं, कितनी पेमेंट करनी है? एक नहीं, मैंने पेमेंट कितनी करनी है माय डियर? मैंने पेमेंट कितनी करनी है? 120। इग्नोर करें पेमेंट्स को, ये सारी लाइनें इग्नोर करें सवाल में। इग्नोर कर दी पेमेंट्स। अगर पेमेंट आज कर देता तो कितनी करनी थी? तो ये डेटा सवाल में इग्नोर करना था। सो इट इज माय कॉस्ट ऑफ एसेट। सो उसी तरह सवाल में लिख के आएंगे कि इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग component. So we will record the intangibles not at the amount which we are required to pay, rather we will capitalize the intangible at cash equivalent price. And initially the intangibles are measured at cost. Initial हमेशा cost पे measure होता है। वो subsequent में 2 मॉडल हैं, revaluation मॉडल या cost मॉडल। अच्छा, जब कभी थ्योरी के सवाल में बता के आया करें ना कि रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल लगाना है, तो साथ ये भी बताया क्या करेंगे, कॉस्ट मॉडल मींस वी विल कीप द एसेट एट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। आगे तो कुछ भी नहीं है। अपॉन एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 5 टर्म, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे पहले वाले, तो लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फिर ये फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के ऊपर होगा। ये जो फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स होते हैं ना, इसकी कभी भी रिन्यूअल कॉस्ट ना डालिएगा बीच में, नेवर। इसकी कॉस्ट हमेशा इग्नोर करनी होती है, कैलकुलेशन में कॉस्ट इग्नोर करनी होती है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा है या कम है इसकी बेस पे लाइफ निकालनी होती है। कॉस्ट को कभी ना ले लीजिएगा, चाहे सवाल लिख दें BL इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस, ये लाइन भी आ जाए
इस 3 मिलियन को आपने कहीं नहीं यूज करना पूरे सवाल में। ये 3 मिलियन तो कब पे होगा? 5 साल बाद। तो इस 3 मिलियन का सवाल में कुछ नहीं किया करना, लेकिन एक काम जरूर करना है, इस 120 को नहीं, बेहतर 140 ही है, 104 है, इस 104 को 3 से कंपेयर करना है और बताएं सस्ता रिन्यू होगा या महंगा। लफ्ज क्या लिख के आएंगे? एज द renewal is at minimal cost, so the legal life would be taken at 5 year plus 5 years, that is 10 years. However, the expected cash generation period is only 8 years, so we will amortize at shorter of 10 years or 8 years, so it will be amortized over a period of 8 years. In the absence of active market, residual values ये निकली हैं, ये तो इग्नोर कर देंगे, तो लेके आएंगे एज द एक्टिव मार्केट डज नॉट एक्सिस्ट एंड देयर इज आल्सो नो थर्ड पार्टी कमिटमेंट, देयरफॉर ये लाइन भी डाल सकते हैं, थ्योरी का सवाल तो नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो थर्ड पार्टी कमिटमेंट, देयरफॉर रेजिडुअल वैल्यू दो गिवन इन द क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज 0, इसको 0 लेंगे। तो अच्छी रिवीजन होगी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन होगी, एक गुड क्वेश्चन था रिवीजन के एतबार से। जी अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ये मुझे मैसेज करके भेज देना, कल वाले में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज भी आपको रिवाइज करवाना है, वो आने का चांस है, वो बहुत अरसे से नहीं आया। लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज। ओके जी, नाउ बी फ्रेश एंड आप खोलें सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी को ना आप लोगों ने आज बड़ा इंजॉय करना है, मतलब कि सोल्यूशन आपने मुझे बताने हैं, मैंने आपको सोल्यूशन नहीं बताना। आप अगर मुझे 10-15 मिनट अटेंटिवली दे देंगे तो उम्मीद है कि आप सोल्यूशन बता सकेंगे। और सोल्यूशन तो मैंने सुबह से अपने हाथों से लिख रहा हूँ बैठ के, मतलब ये कि खुद लिख ले बंदा तो फिर आपको भी बताना आसान हो जाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी को ज़रा 5 से 7 मिनट के लिए रिवाइज कर लें। IFRS S1 का सफ़ा खोलें, कौन सा है? हाँ जी, पेज नंबर 254। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, बाकी फिर ये आपका और घर वालों का मामला है, ये आपको डंडे मार के याद कराते हैं या प्यार से याद कराते हैं। सुना पेज नंबर 252, सुना बेनिफिट्स। मैं आपको बताया, मैं पता नहीं आपको बताया था किसी और को बताया था, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट होता था, तो वो हम उसे कॉल करते थे रात को 8-9 बजे, वो कहता था मैं तो सारी बुक अम्मी को सुना दी है, बस 1:30-2 बजे पेपर दे के आया हूँ, 8 बजे तक सारी बुक अम्मी ने पकड़ी है, सुना दी है। फर्स्ट आए होते थे, इसी पीछे बैग है, तो भाई पढ़ लो। तो नहीं, वो 7th 8th की बात, 9th 10th की बातें बता रहा हूँ। फिर अच्छा जी, आज हम कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताएंगे साथ साथ, उनको लिखते रहिएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS S1 इज टू रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। आपने डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज बताएं जी। एक बंदा है जो कि कारोबार कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एसी बनाने का, तो इसके सस्टेन रहना चाहता है ये, इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? रिस्क्स क्या हैं? इसको ज्यादातर रिस्क ही डिस्कस करते हैं लोग, अपॉर्चुनिटीज कम ही डिस्कस होती हैं, पास पेपर्स में मैंने देखा है ज्यादातर रिस्क डिस्कस होते हैं। रिस्क बताएं क्या है? रिस्क ये है कि अपनी फैक्ट्री के अंदर अच्छा, रिस्क्स अब जब मैंने पूछे हैं ना, तो आपका फोकस एनवायरमेंटल और सोशल पर होगा तो आप रिस्क बता सकेंगे, वरना आप रिस्क नहीं बता सकेंगे। गवर्नेंस को इतना बड़ा रिस्क नहीं होता, लेकिन रिस्क के ऊपर ESG लिखें। अब ESG सोच के मुझे रिस्क बताएं, एनवायरमेंटल रिस्क बताएं। एक तो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, और रिस्क बताएं। हाँ, आप प्लास्टिक बैग्स मिसाल के तौर पे एसी बना रहे हैं, चलें इसमें छोड़ें प्लास्टिक बैग्स, और बताएं
वाटर यूजेज अगर कोई है हो रही है आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो वाटर यूजेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एनवायरमेंटल है। और केमिकल्स कोई ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी कंजम्पशन वही जो कार्बन डाइऑक्साइड और वो आ गया, ठीक है। और एक चीज आप लोगों ने जरूर बता के आया करनी है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं वो भी ये चीजें इस्तेमाल ना कर रहे हो। एक ये भी रिस्क होता है कि आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना कर रहे हो। तो सप्लायर्स वाली बात भी आज हम रिस्क में बताएंगे, सिर्फ अपना नहीं बताना, जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनका भी बताना है। दूसरा सवाल मेरा, सोशल फैक्टर्स बताएं क्या है। हम ईसी बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं? एम्प्लॉयज की सेफ्टी, कस्टमर डाटा तो कोई इतना इंपॉर्टेंट बात शायद इधर नहीं मुझे लग रही कि कस्टमर डाटा इधर आप लिख के आए, क्योंकि कस्टमर ने क्या करना है, कस्टमर अपना नाम बता देगा एसी लेते हुए। तो एम्प्लॉयज की सेफ्टी, फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर वगैरह ये चीजें भी आप डाल सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? सोशल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। आप बताएं, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है टू रिक्वायर डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन about risks and opportunities that is useful to primary users of financial statements in making decisions। आप बताएं मुझे ये सारी बातें कैश फ्लोज, एबिलिटी टू गेट फाइनेंसिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैसे डिस्कस करेगी। पहले तीनों में फर्क देखें। कैश फ्लोज के आगे लिखें, कैश फ्लोज कार्बन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे अगर आप सोलर वगैरह खरीदना चाहते हैं। कार्बन टैक्सेस, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश फ्लोज के आगे। एबिलिटी टू गेट फाइनेंसिंग का बताएं। इफ कंपनी लिखें, इफ कंपनी इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आप बताएं लोन लेने का चांस। हाँ, द चांस ऑफ गेटिंग लोन इज मोर या हायर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बताएं। द मोर environmental and social friendly you are, cost of capital, the more environmental and social friendly you are, the less interest rate bank will charge। मतलब आप सस्टेनेबल होंगे ना, इस वजह से लेस इंटरेस्ट रेट बैंक विल चार्ज। कैपिटल से मुराद लोन भी होता है, इक्विटी भी होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिखें, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज कैसे इफेक्ट होंगे? शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज लिखें, फाइन्स। शॉर्ट टर्म्स में तो आपको फिर फाइन्स देने पड़ेंगे अगर आप कोई गड़बड़ करेंगे तो। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से अब हमने जितने भी सवाल करने हैं आज, उनका 70-80% बल्कि 60% हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी 40% हम कोर कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे, जो 4 हैं हमारे कोर कंटेंट्स। तो मोर और लेस यही बातें हैं। अच्छा, हमने क्लास के अंदर एक सफा था जिसमें जनरल एनवायरमेंटल सोशल बातें डिस्कस हुई थी, जो कि हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। वो सफा हम आज जरूर खोलेंगे और उस सफे के ऊपर भी देखेंगे कि ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं। बहरहाल ये तो एक जनरल सी बात है, इसको छोड़ें। तो इसका मतलब है, इस सारे पैरे का मतलब है कि हमने अपने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज बताने हैं डेट कुड अफेक्ट ओवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कैश फ्लोज, एबिलिटी टू गेट फाइनेंसिंग ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे आप उसके पास गए और आपने उससे कहा कि भाई आप किस चीज का कारोबार करते हैं? तो उस कंपनी ने यह कहा कि जी मैं
टॉयज बनाने का कारोबार करता हूं, आपने उसकी फैक्ट्री का चक्कर लगाया, ये वो कर के आपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए। आपने कहा एक तो जो है वो आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगाए हुए लेबर के लिए, ये बहुत खतरे की बात है। चाइल्ड लेबर आप कर रहे हैं, ये बहुत खतरे की बात है। और पता चले जिन लोगों से आप मटेरियल मंगवा रहे हैं वो तो अपनी फैक्ट्रीज के अंदर प्लास्टिक जो बना रहे हैं टॉयज के लिए, वो तो ऐसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक अलग को उन्होंने बंद होने, आपको इधर मटेरियल की स्केर्सिटी, मटेरियल एक्वायर करने का, प्रोक्यूर करने का मसला पड़ जाना है कि मटेरियल हम कहाँ से एक्वायर करें। तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। या किसी इलाके के अंदर फ्लड या सैलाब या इस तरह के आने का खतरा होता है, तो अगर सारी सप्लायर्स आपके वहाँ के हैं तो ये भी बड़ी खतरे की बात है। और ये सारी आप उससे बातें करने के बाद अब आप उससे बताएं कि भाई अगर आप इन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर मेंटेन रहे और 2-4 एम्प्लॉयज की डेथ हो गई तो आपको एनवायरमेंटल फाइन्स शॉर्ट टर्म में पे करने पड़ेंगे। इससे आपकी शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज हिट होंगी और आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में मसला आएगा। और अगर आप अब बेहतर चीजों की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, आप जो है वो कुछ लोन लेने के काबिल हों, आप लोन लेने के काबिल हों, आप लोन लें और लोन लेने के बाद आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर, ताकि ओवर द पीरियड आपके कैश फ्लोज क्या होना शुरू हो जाएं, बेहतर होना शुरू हो जाए। स्कोप स्टैंडर्ड का ये है कि एन एंटिटी शैल अप्लाई IFRS S1, एक एंटिटी लगाएगी IFRS S1 इन प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्टिंग, ना सिर्फ प्रिपेयर करने में बल्कि रिपोर्ट करने में सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स लिखें। कार्बन टैक्सेस should be linked with operating costs। अगर आप इधर कह रहे हैं कार्बन टैक्सेस पे करने हैं तो वहां ऑपरेटिंग कॉस्ट से लिंक करें बात। कार्बन टैक्सेस लिंक्ड विद ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड दूसरी बात, वो वाला जो है क्या कहते हैं, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर should be linked with additions in balance sheet। फ्यूचर के लफ्ज को काट दें, should be linked with payments in balance sheet। अच्छा, तो ये हो गया फाइनेंशियल से लिंक बातें। लेकिन एक बात जरूर लिख के आनी है, IFRS S1 focuses only on risks and opportunities that could materially affect the future prospects, that could materially affect the future prospects। material disclosures देने हैं या immaterial? अच्छा, अब मुझे बता दें अगली चीज क्या है। conceptual foundation, fair presentation, a complete set of sustainability financial disclosures shall present fairly all sustainability related risks and opportunities। ठीक है, आगे चलें। मटीरियलिटी, इंफॉर्मेशन मटीरियल कब होती है? जब उसका ओमिट कर देना यूजर्स को परेशान कर दे। ये सीधे सीधे सवाल आएंगे अगर आए तो। रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी वही होनी चाहिए जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसी के आप डिस्क्लोजर बनाएं। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, IFRS S1 रिक्वायर करता है कि आप डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन जिससे यूजर्स इस काबिल हों कि वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को जान सकें। और डिस्क्लोज करना है आपने कोर कंटेंट को। अच्छा, डिस्क्लोजर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्क्लोजर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम एंटिटी। डिस्क्लोजर आप प्रिपेयर करें किसके लिए? सेम एंटिटी के लिए। कौन सी एंटिटी? जिस एंटिटी के लिए आप क्या बना रहे हैं? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। prepared for same reporting entity and reporting period should be same, provided at same time at which the financial statements are prepared and include data and assumptions that are consistent। यानी ऐसा ना हो आप उधर कह रहे हो कि कार्बन टैक्सेस हैं, फाइन्स हैं, और उधर जाके फाइन्स मिल ना रहे हो। तो दोनों का डाटा आपस के अंदर क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेम रिपोर्टिंग एंटिटी, सेम पीरियड, सेम टाइम, जिस वक्त आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, अब ये चार चीजें हैं, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिक्स। इन सब का जो है वो मतलब अब आपने लिखना है।
गवर्नेंस के आगे लिखें हु इज इन चार्ज, यानी कि कौन चीजों को देख रहा है। हु इज इन चार्ज, उसके आगे लिखें व्हाट इज द प्लान टू हैंडल दीज रिस्क्स। स्ट्रेटेजी के आगे स्ट्रेटेजी ढूंढने कहीं लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्लान टू हैंडल दीज रिस्क्स। और रिस्क मैनेजमेंट के आगे लिखें हाउ डू यू स्पॉट एंड प्रायोरिटाइज दीज रिस्क्स डे टू डे। रिस्क मैनेजमेंट के आगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स, हाउ डू यू मेजर योर प्रोग्रेस यूजिंग नंबर्स। नंबर्स को सामने रख के आप अपनी प्रोग्रेस कैसे मेजर करते हैं। ओके चलें जी। एक आईटी कंपनी है जिसके पास कस्टमर्स का क्रिटिकल डाटा है, तो हु इज इन चार्ज, सबसे पहले किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मेरे ख्याल से हम पेपर में पहले रिस्क को डिस्कस करके आया करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी। रिस्क, हाउ डू यू स्पॉट एंड प्रायोरिटाइज दिस रिस्क डे टू डे, आप कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। कस्टमर का फीडबैक फॉर्म फिल करवा लें, कस्टमर का फीडबैक फॉर्म फिल करवा लें, खुद देख लें कि आपके जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं कहीं वो डेटे वगैरह को सिक्योर रखते हैं या नहीं। दूसरी बात पढ़ें, व्हाट इज द प्लान टू हैंडल दीज रिस्क, इन रिस्क को कैसे हैंडल करना है बताएं। इन्वेस्टमेंट करें ऐसे सिक्योर सिस्टम्स में कि जिससे अगर हैकर डाटा उठाना चाहें तो डाटा लीक ना हो। हाउ डू यू मेजर योर प्रोग्रेस यूजिंग नंबर, आप अपनी प्रोग्रेस को नंबर कैसे मेजर करेंगे फिर साल के एंड पे। लास्ट ईयर कितने कस्टमर्स ने कंप्लेंट की, ब्रीच की, इस साल कितने कस्टमर्स ने कंप्लेंट की, ब्रीच की। हाउ डू यू मेजर इन नंबर्स। चले दोबारा, पहली बात पहले पेपर में लिख आएंगे, फिर तीसरी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को असल में केपीआईज भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, एक कंपनी है जो ये कहती है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूं और टेक्सटाइल के कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो धोना पड़ता है कपड़ों को। और ये तो आप बताएं हु इज इन चार्ज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, येलो वाला। हाउ डू यू स्पॉट एंड प्रायोरिटाइज डे टू डे रिस्क्स, प्रायोरिटाइज कैसे करें, यानी एक सिस्टम अपना आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना होना चाहिए जो डे टू डे रिस्क को, डे टू डे गलतियां पकड़े। वो कैसे, वो क्या होगा, मतलब कैसे करेंगे आप, क्या चीजें देखेंगे। मतलब वैसे तो फैक्ट्री के अंदर आके प्रोडक्शन मैनेजर यही देख रहा होता है ना, कितने कपड़े बनाए, अच्छा आज 200 शर्टें बनाई, छा गए यार, तो ये चीजें तो नहीं देखनी आप लोगों ने। हाउ यू प्रायोरिटाइज दीज रिस्क डे टू डे। वाटर वेस्टेज आप डेली मॉनिटर करेंगे, ठीक है, मॉनिटर करना अलग चीज है, रिपोर्ट करना अलग चीज है। ये रिपोर्ट हो रही है, ये मॉनिटर हो रही है, अच्छा मॉनिटर करेंगे। और बिल्कुल आप फैक्ट्री के अंदर से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है उस पर जरा नजर रखें, और लेबर के ऊपर नजर रखें, और लेबर के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट पे नजर रखें, डे टू डे मॉनिटर करें, सेफ्टी इक्विपमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, ऑपरेटिव है खराब तो नहीं हो गया। तो इस तरह यू विल स्पॉट द रिस्क एंड यू विल प्रायोरिटाइज, फिर उसको प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज ज्यादा क्रिटिकल है इस वक्त। और फिर उसके बाद व्हाट इज द प्लान टू हैंडल, स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, जाहिर बात है आप नए सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करें, आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करें और चीजें करें। एंड हाउ डू यू मेजर योर प्रोग्रेस यूजिंग नंबर्स। तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल वाटर कितना यूज हुआ, पिछले साल की बनिस्बत इस साल आपने फाइन कितना पे किया, पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो है वो कितने एम्प्लॉयज की डेथ हुई, इंजरीज हुई, इन सारी चीजों को आप इस तरह मॉनिटर करें। सो असल में हमें कोर कंटेंट्स डिस्कस करके आया करेंगे। हम सबसे पहले गवर्नेंस की तो एक घिसी पिटी लाइन होगी, हर जगह लिख देंगे हु इज इन चार्ज। उसके बाद इसमें दो तीन बातें हमने पढ़ी थी
कि मैनेजमेंट एक कमेटी बनाए और वो कमेटी मैनेजर्स की पे को लिंक करे ESG फैक्टर्स के साथ कि तुमने ये करना है तो तुम्हारी पे में बोनस मिलेगा तुम्हें। ये नहीं कि तुमने सेल ही करते रहना चीजें, मतलब ये कि किस कॉस्ट पे सेल कर रहे हो, मतलब ये कि आप ये तो नहीं कि दुनिया को नुकसान पहुंचा के जो है वो चीजें सेल करने के ऊपर आए हुए हो, तो उस चीजों से पे को लिंक करें। ये हमने हु इज इन चार्ज में बातें की थी। चलिए आ जाएं, फिलहाल ये हमारे 4 चीजें हैं। अब हमारा किसी भी इंडस्ट्री का जब सवाल आया करेगा कि फला इंडस्ट्री का सवाल सॉल्व करके आए, तो हमने ऑब्जेक्टिव में वो जो मीडियम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लोज और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज वो डिस्कस करनी है पहले, और उनको साथ ही मतलब डिस्कस कर देना इन चारों फैक्टर्स में डाल के, इन चारों फैक्टर्स में डाल के उनको डिस्कस करना है। तो हमारे मेजॉरिटी सवाल जो है वो डील कर रहे हैं अभी डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज से। ओके, लेकिन इनको नजर मार लें, मोटा मोटा जरा पता चल जाए ये चीजें होती क्या है। गवर्नेंस एक प्रोसेस होता है जिससे एंटिटी यूज कर रही है, मॉनिटर कर रही है या मैनेज कर रही है सस्टेनेबिलिटी रिस्क। वो आपको सारा व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिया था मैंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई ना कोई इसके अंदर क्या बनाई होगी, सुपरवाइजर कोई कमेटी बनाई होगी, और आप मैनेजर्स की पे को उसके साथ लिंक करें और प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएं। ये है गवर्नेंस। स्ट्रेटेजी, हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क सच एज फायर्स, फ्लड्स एंड न्यू रेगुलेशंस, प्राइसिंग कुड इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशंस, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाएं। सेट आउट इट्स प्लान फॉर शिफ्टिंग टू न्यू कार्बन इकोनॉमी, न्यू सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स मार्केट में देखें क्या चल रहे हैं, और अगर कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स दुनिया में बने हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी बनाने वाले देखें। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने लफ्ज पढ़ा था डे टू डे चीजों को, एक लफ्ज अभी बोला था, डे टू डे चीजों को स्पॉट करना, डे टू डे चीजों को स्पॉट करना, और स्पॉट करने के बाद तो सबसे पहले आप मटेरियल चीजें देखें क्या है, एक अप्रोच लगाएं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उसके बाद रोजाना रिस्क देखें क्या है, मतलब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके सप्लायर्स मसला कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रही है, इनको आइडेंटिफाई करें एंड अप्लाई रिस्क मिटिगेशन टैक्टिक्स सच एज यूज डिफरेंट सप्लायर्स एंड वो। वैसे रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स ज्यादा डिटेल में तो स्ट्रेटेजी के लेवल पे लगाई जाती हैं, लेकिन यहां भी उसने लिख दिया है। मेट्रिक्स एंड टारगेट्स, हाउ द एंटिटी इज परफॉर्मिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। अब आप इस पे परफॉर्मेंस कैसे करें, हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एनी टारगेट्स इज अ सेट। टारगेट क्या हो सकते हैं कि 4 साल के अंदर 60% तक आपने जो है रिडक्शन कर देनी है। मेजरेबल इंडिकेटर्स रखें, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाएं, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी सामने रखें, SASB ने और TCDF ने जो बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर आपके लिए कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक, लफ्ज बोलें इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर आपके लिए कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बने हुए हैं तो वो आपको IFRS S1 से नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे SASB से। SASB आपको लिखा हुआ है, SASB प्रोवाइड्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। वैसे ना जगह जगह हर सवाल में हम ऐसे भी डाल के आ सकते हैं, जब भी सवाल आया करेगा ना कि एंटिटी मे चेक वेदर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक SASB इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन दिस एंटिटी। IFRS S1 जनरल गाइडेंस देते हैं, और जो SASB है वो बताता है कि एयरलाइन वाले क्या करें, वो फूड मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करें, फलां क्या करें। SASB के कई स्टैंडर्ड बन चुके हैं दुनिया के अंदर, तो SASB से मुराद है स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा आप CDSB और उनको भी शेयर कर सकते हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। लोकेशन आपने डिस्क्लोजर की वही रखनी है जहां मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टाइमिंग भी सेम होनी चाहिए, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जरूर डालें, और सिर्फ दावा तब कीजिएगा मैंने ये स्टैंडर्ड पूरा लगाया जब पूरा स्टैंडर्ड लगाइएगा। ऐसा ना हो स्टैंडर्ड लगाए ना और एंटिटी दावा कर रहे हैं, मतलब रिस्क लिखी, अपॉर्चुनिटीज लिखी ना हो, और गवर्नेंस और स्ट्रेटेजी लिखी और रिस्क मैनेजमेंट डाली ना हो, तो एंटिटी पे दावा नहीं कर सकती कि मैं कंप्लाई कर रही हूँ। जजमेंट्स जो आपने यूज किए हैं, अंदाजे जो लगाए हैं वो आप बताएं, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से चीज नहीं पता चल पा रही तो वो भी आप बताएं, और अगर कोई एरर्स हो गई हैं पिछले साल तो उनको इस साल क्या करें, रीस्टेट करें। ओके जी, सवालों की तरतीब जो है वो मैं बना के लाया हूं। अब आप लोगों ने जिस तरतीब से मैं सवाल करवा रहा हूं उस तरतीब से सवाल करने शुरू करने हैं। निकालें जी पेज नंबर 264। 264, एक मिनट पहले ये सफा देख लें, ये सफा हमारा मेन सफा है, पेज नंबर 261, जिसने आइडेंटिफाई कर दिए डिफरेंट रिस्क्स एंड स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट। तकरीबन हर बिजनेस में ही वो जो 4 चीजें पड़ी थी ना, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो भी आसान है ना, इसी डेटा को सामने रखते हुए मैट्रिक्स बनती है। इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी,
फ्लड्स, हीट और स्टॉर्म्स की मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी कि हमारे सप्लायर्स में कितने सप्लायर्स को फ्लड पिछले साल इफेक्ट किया और कितने सप्लायर्स को इस साल फ्लड इफेक्ट किया। कार्बन टैक्सेस में मैट्रिक्स कैसे बनेगी? पिछले साल टैक्सेस कितने दिए, इस साल टैक्सेस कितने दिए। गवर्नेंस तो जनरल बात है ना, तो गवर्नेंस तो जनरल बात है। अच्छा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं 4, ये सोशल फैक्टर्स हैं, गवर्नेंस तो जनरल बातें हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमारा सबसे मेन सफा है। अगर किसी सवाल में हमें कुछ नहीं भी समझ आ रहा होगा तो कम से कम हम ये वाले एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर तो डिस्कस किसी ना किसी तरह कर ही सकते हैं। हम कोशिश किया करेंगे कि उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक ही डिस्कस करें, लेकिन तकरीबन हर इंडस्ट्री को यही चैलेंजेस फेस हैं। क्लाइमेट चेंजेस आ रही होती हैं, कार्बन टैक्सेस देने होते हैं, रॉ मटेरियल को डिस्कस करते हुए यही दोनों चीजें सप्लायर के लिए डिस्कस कर दीजिएगा। हम अगर ये दोनों चीजें गड़बड़ कर रहे हैं तो भी एनवायरमेंटल मसला है, जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं अगर वो भी इन दोनों मसलों में इंगेज हैं तो यही मसला है एनवायरमेंटल। और वेस्ट वगैरह को कैसे हैंडल कर रहे हैं आप। सोशल में दो बातें हैं, लेबर को देखना है और कस्टमर की डेटा प्राइवेसी को देखना है। और लेबर इश्यूज में फेयर पे वगैरह भी है, लेकिन मेन लेबर इशू का ये है फिजिकल इंजरीज वगैरह से बचें। गवर्नेंस में तो जनरल बात लिखी हुई है, द बोर्ड कैसे फेलिंग टू मॉनिटर ईएससी, अगर वो फेल कर रहा है तो पुअर ओवरसाइट बोर्ड की। अच्छा जी, अब आप सवाल शुरू करें एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल 6, कम ऑन पेज नंबर 265। बल्कि मैं आपको पहले आसान सवाल करवा देता हूं, ऐसी जो घिसे पिटे हैं इसी तरतीब से कोई रजिस्टर पे साइड पे लिखता रहे। एग्जाम्पल 16, जजमेंट्स। ये थ्योरी का सवाल है। व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट्स, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया थ्योरी। हाउ डज IFRS S1 एड्रेस अनसर्टेनिटी, कॉपी पेस्ट। एग्जाम्पल 16, 17, हाउ शुड एन एंटिटी करेक्ट मटीरियल एरर्स, रीस्टेट करें, अंडरलाइन, रीस्टेट। मोस्ट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज बताएं। अगर मटीरियल एरर्स हैं तो उनको आप रीस्टेट करें। तो ये 3 सवाल जो थे ना असल में वैसे ही थे टाइम ज़ाया करने के लिए, मतलब जिनको आप कहते हैं कि रट्टा वेस्ट। ये 3 सवाल रट्टा वेस्ट है। एग्जाम्पल 16, 17 और 18, मुझे भी कोई बॉल पेन दे दो। 16 पहले हो गया, 17 फिर हो गया और फिर 18 हो गया। मैं शुरू करना चाह रहा हूं यहां से एग्जाम्पल नंबर 5 से, ताकि हमारी मेन चीजें डिस्कस हों। असल में ये हमने तो जो है नहीं डाले हुए उसमें क्या कहते हैं तरतीब से, क्योंकि आई के अपने इस तरतीब से डाले हुए थे। जब टॉपिक को बंदा आप डिटेल से देखता है तो फिर आइंदा किताब में तरतीब। अ कंपनी प्लान्स टू ट्रांजिशन, ये जो लिखा हुआ है ना इससे डबल आप अभी खुद बताएंगे। ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे डबल आप खुद बताएंगे। कंपनी प्लान्स टू ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026। हम 25 साल के अंदर तकरीबन चाहते हैं कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है वो जीरो हो जाए। हाउ शुड इट डिस्क्लोज दिस अंडर IFRS S1? IFRS S1 में कैसे डिस्क्लोज करें? सॉल्यूशंस को छोड़ें, लिखें आप। An entity मैं वो सफा भी निकाल लूं साथ। ऑब्जेक्टिव पैरा लिख के आया करेंगे। An entity should disclose information about its sustainability risks and opportunities अब नीचे आ जाएं, यूजर्स वाली बात छोड़ें। That could affect its future prospects, that could affect its future prospects। पहला सवाल है, लिख लें, सच एस कैश फ्लोज,
ability to get financing and cost of capital, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। With regard to net zero emissions target, with regard to net zero emissions target, an entity must disclose इधर देखें, the governance processes, the entity must disclose the governance processes the entity is using such as making sustainability committee to handle this specific issue, such as making sustainability committee to handle this specific issue, and linking pays of managers if they reduce carbon usage। अब थोड़ा थोड़ा सवाल को भी लिंक करें, if they reduce carbon usage, linking pays of managers with reduced carbon usage। ओके, अब रिस्क की तरफ आते हैं, रिस्क की तरफ आते हैं। An entity should identify the sustainability risk. An entity should identify the sustainability risk in day-to-day operations such as अब रिस्क बताएं क्या है, सच एज कार्बन टैक्सेस इट नीड्स टू पे, सच एज कार्बन। अब रिस्क बताना शुरू करें ना, रिस्क से तो बताने हैं असल में। कार्बन टैक्सेस इट नीड्स टू पे ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, अच्छा अब स्ट्रेटेजी की तरफ आ जाएं। The entity should use an approach to manage those risks that is to manage those risks such as investing in energy efficient plants, investing in energy efficient plants। अच्छा आपको बताऊं, उसने ये पूछा है, ये सारा उसने पूछा है। अगर ये सफा कोई बच्चा याद कर लेना, ये हमारा मेन सफा जो है पेज 262, तो उसने सिर्फ कार्बन टैक्सेस वाला पूछा है सारा। अब आपने सोशल डिस्कस नहीं करने कि लेबर को फैक्ट्री में मसला है, ये मसला है, उसने ये पूछा है। तो क्या मैंने कहा है, इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंट प्लांट्स एंड शिफ्ट टूवर्ड्स सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। एक बात और डालें, and how these expenditures will affect the entities, बोलें,
and how these expenditures will affect the entity's future cash flows, and how these expenditures will affect the entity's future cash flows. Short-term cash flows may be payments of fines. Short-term cash flows may be payments of fines shown in operating expenses. ये ना इन चारों फैक्टर्स में एक पांचवा फैक्टर आपने डालना है कैश फ्लो से लिंक करके थोड़ा सा, ये एक पांचवी बात बस ध्यान में रख लें, इन चारों में से एक पांचवी चीज भी डाला करनी है कैश फ्लो से लिंक करके। अच्छा, at each year end till the target is met and even after that, और टारगेट मेट होने के बाद भी, in each financial year till the target is met, कब तक मेट होना है? 2050 तक, and even after that, अब बताएं क्या क्या मैं लिखवाने लगा हूं, क्या मैं लिखवाने लगा हूं? मैट्रिक्स, an entity should prepare a matrix. An entity should prepare a matrix. ढूंढे अब इसमें से कोई। Entity should prepare a matrix. बस पहले देख लेना। That is measurable, that is greenhouse gas emissions and energy usages in current year as compared to previous year. That is greenhouse gas emissions and how much energy is used in current year as compared to previous year. अब इसकी कोई तुक नहीं है यहाँ डिस्कस करने की, परसेंटेज ऑफ वुमेन लीडरशिप पोजीशंस और ये, क्योंकि उसने सवाल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पूछा ही नहीं, उसने इधर देखें डायग्राम, उसने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सवाल पूछे या उसने एक एनवायरमेंटल मसला पूछे। ठीक है, ये कौन सा सवाल हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। 7 निकालें, बस थोड़ा सा एक रिदम बनाएं, जल्दी से बनाओ दूसरा पार्ट।